रियलिस्टिक नाटक नहीं रहा है। भारतीय रंग, हाँ, वेस्टर्न जो रंगमंच है जी वो रियलिज्म की बात करता है और उसमें रियलिस्टिक प्लेस वगैरह जैसे कि चेखव, इब्सन, ये जो मॉडर्न थिएटर, शेक्सपियरियन भी एक तरह से कहा जाए कि उसमें भी रियलिज्म था, क्योंकि दरबारी होता है, दरबारी राजा की समस्या, सेनापति की समस्या पर बेस करके नाटक हुआ करता था। राजधर्म था, राजतंत्र था जी, उसका यथार्थ अलग था। और वेस्ट में रियलिस्टिक प्लेस करने का ट्रेडिशन रहा है। तो बाद में फिर युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध वगैरह वगैरह सब जो भी हुआ, तो उस रूप से कहा जा सकता है कि उनका जो रंगमंच भी जो था जी, ऑडिटोरियम वगैरह पहली बार बना विदेशों में ही बना, वेस्ट में ही बना। और हमारे इंडिया में तो ओपन में होता था नाटक, फिल्म में होता था, मंदिरों में होता था। तो हमारा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं था। मान लीजिए कालिदास का भी नाटक हो रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें संस्कृत का श्लोक है, तो उसमें नृत्य है, तो संगीत है, उसके बाद अभिनय है। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारा जो भारतीय रंगमंच रहा है वो स्टाइलाइज रहा है, जिसमें कि रियलिज्म ब्रेक होता है। कहानी करते करते गाना गाने लगना, कहानी करते करते फिर नाचने लगना, बीच में नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, कलरफुल। चूँकि हमारे यहाँ बहुत ही डाइवर्स हमारा ये कल्चर है इंडिया का, अलग अलग रंग की खुशबू है, फूल है, और सबका अलग अलग गंध है। उन सबों को लेकर एक इंडियन थिएटर का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ डेवलप हुआ, वो क्लासिक से लेके और हाँ, यथार्थवादी नाटक हमारे यहाँ जो शुरू हुआ, वो ये जो प्रभाव पड़ा अपने यहाँ अमेरिकन लिटरेचर या वेस्टर्न लिटरेचर में, तो इस सब जैसे या रशियन जो लिटरेचर है वो आया, इन लोगों ने रियलिज्म वो हमारे यहाँ आया किसी न किसी बहाने। तो और ख़ासकर वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी हो गया, वो समाज व्यक्तिवादी हो गया, और हर आदमी एक मोची है, वह भी एक सपना देखने लगा कि हम एक बहुत बड़ा बाटा कंपनी के मैनेजर हो जाएँ या डायरेक्टर हो जाएँ। एक चाय बनाने वाला भी सोचने लगा कि अब चाय बनाते हैं एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लें पूरे देश में। तो ये आम आदमी सपना देखना शुरू किया, और हर सपनों को लेकर नायक भी आम आदमी बनना शुरू किया। चाहे वो आप साहित्य को भी देख लो, प्रेमचंद से लेकर और भी बहुत सारे इस तरह के वो रियलिस्टिक कहानियाँ शुरू हुई अपने यहाँ। जैसे ही जनता नायक के रूप में जब आने लगी, तो रियलिस्टिक प्लेज शुरू हुए। तो हमारे यहाँ भी नाटक उसी रूप से लिखे जाने लगे। राजा हमारे नायक नहीं रहे, रानी हमारी नायिका नहीं रही, बल्कि हमारा हीरो और ये धनिया और हीरा, हाँ, तो वो लोग उसके नायक में आने लगे जिस तरह से। तो उनका जो सामाजिक स्थिति थी, उनका जो यथार्थ है, वो सारे उसमें आने लगे। तो उस तरह से रियलिस्टिक प्लेज वगैरह होना शुरू हुआ। लेकिन हमारा जो इंडियन थिएटर है, इसका मूल स्वभाव जो है वो रियलिस्टिक नहीं रहा है। आम जीवन का रियलिज्म और मंच का रियलिज्म में फ़र्क होता है। आम जीवन में जो कुछ भी यथार्थ है, उसको मंच पर आते हैं तो उसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। जी, हूबहू हम यथार्थ को मंच पे नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सर, अब जैसे कि क्या उसको बोलते हैं, हम प्रतीकों में फिर हम जाते हैं, उस यथार्थ को प्रतीक में ढूंढते हैं, जी, मेटाफर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लिया कहीं पे किसी का मर्डर हुआ, तो मर्डर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो मर्डर का एक वातावरण पैदा करके और उसका एक भ्रम पैदा करके प्रतीकों में हम उसको ले आते हैं। हूबहू तो यथार्थ तो है कि किसी ने किसी को चाकू मारा, ये तो यथार्थ है। तो उस यथार्थ को हमको मंच पर लाना है, तो हम शत्रु का तो चाकू नहीं मारेंगे जी, तो वहाँ भ्रम पैदा करेंगे चाकू मारने का। ये जो भ्रम पैदा करना होगा,
तो जैसे ही हम भ्रम पैदा करते हैं वहीं पे आर्ट थिएटर अपना काम शुरू करता है और वो उसका अपना यथार्थ रंगमंच का है, उस यथार्थ को हम पेश करते हैं। इसलिए यथार्थवादी हर नाटक का अपना यथार्थ है। क्लासिकल नाटकों का अपना यथार्थ है, उसमें नृत्य होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, उसकी अपनी नियमावली है। उसमें शुरू में मंगलाचरण होना चाहिए, फिर सूत्रधार आएगा, फिर 2 लोग आएंगे, फिर झंडा गाड़ा जाएगा नाटक शुरू होने के पहले, फिर तो उनका अपना यथार्थ है और उसी शैली में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो भी यथार्थवादी ही नाटक है। उसी प्रकार से जब कोई सामाजिक या ऐतिहासिक नाटक करेंगे तो उसका अपना यथार्थ है, उस इतिहास में उनको जाना पड़ेगा। तो जब आधुनिक बेसिकली यथार्थ का जो कॉन्सेप्ट है आधुनिक थिएटर है, जय स्टान्सोव्स्की का जो थिएटर हुआ उन्होंने यथार्थवादी अभिनय, बेसिकली यथार्थवादी अभिनय की बात आप कर सकते हैं। यथार्थवादी रंगमंच यथार्थ कैसे हो सकता है? मंच पर हम दिखाते हैं कि कमरा है और ये कमरा फिर ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया और यहाँ पर दूसरा काम शुरू हो गया। हम तोड़ते भी तो थर्ड वॉल होता है, ऑडियंस जो है थर्ड वॉल है। हम मान के चलते हैं कि ये वॉल है और अंदर की कहानी चल रही है, लेकिन उसको तो दिखा रहे हैं ऑडियंस में, तो ऑडियंस तो देख ही रही है जी। तो कुल मिलाकर यथार्थ टूटता है मंच के ऊपर। जीवन का जो यथार्थ है उसका अपना रियलिज्म है, मंच के का अपना रियलिज्म है। और यथार्थवादी ढंग से कहना जी, तो आम जीवन बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बातचीत करते हैं इसको अपनाया गया रंगमंच में। आम बोल पहले था कि बड़ा बड़ा अभिनय होता था, तो चूँकि माइक नहीं होता था और स्टेज नहीं था, ओपन एयर होता था, तो लोग लाउड बोलते थे, लाउड जेस्चर क्वेश्चन करते थे। हज़ारों के लोगों में हाथ दिखना चाहिए ऐसे। एक वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ऑडिटोरियम में आया, तो ऑडिटोरियम में अभिनय छोटा करना पड़ा, क्योंकि अगर हम लाउड करेंगे तो फिर वो खराब रहेगा। तो जितना हम फिर इंटीमेट थिएटर शुरू हुआ और ज़्यादा हम सहज होने लगे, 40-50-100 लोग की भीड़ है जिसमें हम और ज़्यादा सहज हो गए। तो एक तरह से कहा जाए कि एक समाज हमारा था डूइंगनेस, टू डू नाटकों का दौर था, फिर आया टू बी, बीइंगनेस का दौर आया, जिसमें कि चरित्र को आत्मसात करना, चरित्र को हूबहू ऑब्जर्व करना, उसको पर काया प्रवेश कराना। जो मान लिया कोई गरीब का रोल है, उस गरीबी को ये करते हुए और देन के पहले गरीबी को भी प्रदर्शन क्या डूइंगनेस थी बड़ा बड़ा, बाद में बीइंगनेस का दौर आया, जब आदमी आत्मकेंद्रित हुआ, व्यक्तिवादी हमारा जो पूरा है, तो उसमें अभिनय का पक्ष छोटा हो गया, हर चीज़ छोटा होने लगा, उसका स्केल छोटा हो गया। और अब जो दौर आज का जो पोस्ट मॉडर्न थिएटर जो है, जिसमें कि बिकमिंगनेस का दौर आया। ये बिकमिंगनेस, देखो हम नाटक कर रहे हैं, कोई जादू नहीं है। और दूसरा कि आदमी स्प्लिट हो गया है। अगर मैं निराला करता हूँ तो निराला को हमने स्प्लिट कर दिया, 3-4 निराला बना दिया। एक निराला जो है क्लासिकल निराला है, एक निराला जो है वही फक्कड़ निराला है, एक निराला जो है क्रांतिकारी निराला है, एक निराला जो है ये प्यार की बात करता है। स्प्लिट हो गया आदमी आज के समय में, आम आदमी टुकड़ों में उसका जीवन स्प्लिट हो गया है, जो छोटे छोटे यूनिट में वो स्प्लिट कर चुका है। तो ये बिकमिंगनेस का दौर है। तो एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि वो आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है समाज को, समाज के एक वर्ग को, तो वर्गीय हर आदमी के अंदर। तो इसलिए वो अब एक चरित्र को हम नहीं जी सकते। जी सर। पोस्ट मॉडर्न थिएटर वही चीज़ें बदली हैं, स्प्लिट हुआ है समाज,
हर आदमी के अंदर ढेर सारे आदमी हो गए, अलग अलग जी स्प्लिट आया है। एक आदमी नहीं रहा, बल्कि वो समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिविजुअल तो है, लेकिन सिर्फ वो इंडिविजुअल नहीं रह गया, बल्कि उसके अंदर ढेर सारे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उसके अंदर। तो आज का जो समाज है वो वैश्विक हो चुका है। पोस्ट मॉडर्न थिएटर जो है वो आप इतना लोकल है तो ग्लोबल भी होने की दिशा में हो रहा है। पूरा विश्व जो है वो कहीं न कहीं हम जो यहाँ से कुछ ये कह सकते हैं कि डिस्कोर्स खड़ा करते हैं तो पूरा विश्व प्रभावित होता है उससे, और पूरे विश्व में जो कुछ भी होता है वो हमारा गांव भी प्रभावित होता है जी। इसलिए वो हम इसी समाज में रह रहे हैं। तो वो एक आदमी की कहानी मात्र न रह के वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ग को, वर्गीय चरित्र के रूप में वो आता है। और तब जाकर वो चाहे वो जी सर वही है, मतलब जो आप भी जानते हैं, किताबों में भी हर जगह पढ़ा जाता है। सब लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या असंगत रंग बोलते हैं कि गोलबार के बाद इतना आदमी एकांतिक हो गया, पूरे देश में गरीबी से लेके और हर तरह का प्रॉब्लम या विचार, नैतिकता का ह्रास। उसके बाद हर आदमी अपने अपने अस्तित्व के लिए जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ, और अंधकार आगे अंधकार है। अभी हम क्या बोल रहे हैं उसका क्या हम मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समाज बहुत ही असहज हुआ। एक तरह से संगति वो टूटा, बहुत सारे भ्रम टूटे, बहुत सारी मर्यादाएं टूटी, वर्जनाएं टूटी, और समाज में विखंडन हुआ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम कहते कुछ और हैं, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, या किसी बात को पोइट्री में कहने लगे, मेटाफर में करने लगे, बिंब में करने लगे, और सबके पीछे का अर्थ ये है निराशा, कुंठा से भरा हुआ समाज और उससे मुक्ति। यही असंगत है एब्सर्ड थिएटर का ये है। और आज हम एब्सर्ड से निकल चुके हैं, जो रंगमंच उस तरह का समाज से एक ऐसा समाज आ गया था जो निहिलिस्टिक समाज बन गया था। निहिलिज्म का दौर आया था, नकारवाद, हर बात को नकारना, नैराश्य की स्थिति, पॉजिटिविटी का अभाव, क्या करें क्या नहीं करें, क्या होगा फ्यूचर में, ये इस तरह का एक समाज से निहिलिज्म का दौर आया। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर शक करना, ये सारी चीज़ें। तो एब्सर्डिटी थिएटर का इसी दौर में सारी रचनाएँ हुई और नाटक हुए। आप देखेंगे उनको, जब पढ़ेंगे उन नाटकों को, किसी का कोई और छोर नहीं दिखता है, लेकिन है, हर सबका अर्थ है, सबका महत्व है, मीनिंग है, और कुल मिलाकर छटपटाहट है, बेचैनी है, और उससे निकलने की, मुक्ति की आकांक्षा। सर लास्ट सवाल कि रंगमंच में चारों दीवार कौन कौन सी होती हैं? मैं अभी तक क्लैरिफाई मेरे को चार दीवार एक ऑडियंस की दीवार होती है। तो ये तो थर्ड दीवार हो गई, फर्स्ट सेकंड कौन सी होती है? मान लिया कि ये एक दीवार बना है, कमरा कमरा में एक दीवार, दो दीवार ये हुआ जी, और एक तीसरा भी है इधर से। एक तो पब्लिक की होगी जो ऑडियंस देख रही है, तीसरी दीवार, तीसरी थर्ड भी आप चाहें तो जिसको ये कह सकते हैं। तीसरी दीवार इमेजरी वॉल कहते हैं उसको, ये मान के चला जाता है कि एक चौथी दीवार भी है, इमेजरी वॉल। भाई आप मंच पे मान लिया कमरा बना रहे हैं जी, कमरा बनाइएगा तो एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ ही होगा ना। चौथी तरफ बनाएंगे तो फिर ऑडियंस कैसे देखेगी? तो चौथी दीवार उसको माना गया है। तीन तो हम दे ही सकते हैं ना, तीन दीवार, जी, तीन वॉल तो हम कर ही देंगे। एक चौथा वॉल भी देना है, तभी ना वो हम कंप्लीट करेंगे, कमरा बनाएंगे। तो चौथी दीवार ऑडियंस को माना जाता है, तो वो इमेजरी वॉल की तरह से है।
जो दर्शक देखता भी है, दीवार के रूप में भी देखता है, लेकिन उसमें दिखाई दे रहा होता है। ये है। थैंक यू सर। हाँ, तो तुम पोस्टर में शारदा